भैया मुन्ना को चिंकी से प्यार हो गया, अब मुन्ना ने प्रपोज तो कर दिया, आई लव यू, विल यू मैरी मी। क्वेश्चन आया कि अब चिंकी किस तरह से इसको एक्सेप्ट करेगी और क्या उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। चिंकी का ये प्रपोजल जो था वो चिंकी को मिला था एक बुक में, है ना, एक बुक में अपने बीकॉम वगैरह की, बीकॉम की जो ग्रेजुएशन की जो पतली पतली सी गाइड्स होती है ना, उसमें ये प्रपोजल था लिखा हुआ। चिंकी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया और वापस मुन्ना को वो बुक लौटा दी। पर भैया अपना मुन्ना तो खतरनाक सर्किट के साथ उसका दिमाग घुमा हुआ था, उस भाई ने कभी ये बुक पढ़ी ही नहीं और उसने देखा ही नहीं कि चिंकी ने उस पर लिख रखा था यस। इसीलिए भैया कभी कभी किताब पढ़ लेना चाहिए, किताब ना पढ़ो तो भी नुकसान हो जाता है। अब बताओ क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है जो चिंकी ने किताब में यस लिख के दे दिया था? तो ये एक्सेप्टेंस चूंकि कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये कुछ रूल्स पढ़ने के लिए मैं चेतन मंत्री आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं 20 डेज प्लेज में कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 1। और आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं भैया वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या रूल्स होने चाहिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आता है तो हम क्या आंसर फॉर्म करेंगे। सबसे पहला, एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति देगा जिसको ऑफर दिया गया। ये था अपना बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस। केस का नाम जरूर जरूर लिखकर आना, केस का नाम बोल्टन वर्सेस जोन्स। स्पेलिंग का ध्यान रखना, गलती मत करना। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, पहला इसेंशियल। दूसरा इसेंशियल, एक्सेप्टेंस में अगर आपने जरा सी भी इधर से उधर एक वर्ड भी किया ना, मतलब एक्सेप्टेंस में अगर आपने जरा सा भी कंडीशन डाला, वेरिएशन डाला, मॉडिफिकेशन डाला, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होते से ही वो बन जाएगा काउंटर ऑफर। तो दादा ध्यान रखने वाली बात, आप अपने एक्सेप्टेंस में जैसा ऑफर था उसमें जरा सा भी चेंज मत करना। इतना सा भी चेंज हुआ ना तो इसका मतलब वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। तो सेकंड रूल, एक्सेप्टेंस जब भी होगी वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब 100% जैसी है वैसी, और अनक्वालिफाइड विदाउट एनी कंडीशन। और ये एक्सेप्टेंस आप कम्युनिकेट करो, एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस करो इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। ये है आपका सेकंड इसेंशियल। थर्ड, अभी हमने देखा एक्सेप्टेंस हो तो गई लेकिन ऑफरर तक ये कम्युनिकेट नहीं हुई, और इसका एक और फेमस केस है ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इस केस में एक ऑफर आया था मुझे, मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर भी बना दिया बकायदा, पर वो लेटर ड्रॉवर में डाल के मैं भूल गया। क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? क्या ये एक्सेप्टेंस ऑफरर तक पहुंची? ना ना। अपने मुन्ना वाले केस में भी मुन्ना ने किताब खोली ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कि लड़की ने हाँ कर दिया था, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है। तो भैया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म। इसी तरह एक और, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। मोड का मतलब होता है मैनर, तरीका। कब? अगर मैंने ऑफर में लिख दिया था कि अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करो ना तो मुझे फोन कर देना, तो एक्सेप्टेंस टेलीफोन से ही हो, ये मेरी इच्छा है। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने तो चलेगा, कोई भी मोड हो सकता है। लेकिन यदि मैंने बोला था टेलीफोन से हो और एक्सेप्टर ने टेलीफोन से कम्युनिकेशन नहीं किया तो माना जाएगा कि ऑफर में आपने रिवोकेशन कर दिया, एक तरह से कंडीशन जोड़ दी। लेकिन अगर ऑफरर फिर भी एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट करे, ये उसकी इच्छा है। तो मैंने बोला था टेलीफोन, आपने कर दिया मेल। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इसको वैलिड एक्सेप्टेंस मानूं या नहीं। तो सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर प्रिस्क्राइब मोड था तो उसी में होना चाहिए। सेकंड लाइन, बट इफ द प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट। भाई मैंने बोला ठीक है यार, मैंने फोन का बोला था, इन्होंने मेल कर दिया, ओके चलेगा, मैंने ही उसको चला लिया, मतलब मैंने इंसिस्ट नहीं किया कि दैट प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज मतलब मैंने तो बोला था फोन, आपने कर दिया मेल, तो मैंने इंसिस्ट नहीं किया, मैंने ही, ऑफरर ने इसको एक्सेप्टेंस मान लिया, तो बात अलग है। वरना अगर प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो माना जाएगा जैसे कि ऑफर रिजेक्ट हो गया, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती अनलेस प्रपोजर इसको एक्सेप्ट करे। तो लाइन क्या लिखोगे? पहला, इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, मस्ट लिख देना शूट की जगह। दूसरा, इफ द प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ये ध्यान रखना वर्ड, आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज। वो चाहे तो छोड़ सकता है, लेट इट बी, ओके चलेगा, ये उसको डिसाइड करना है। नेक्स्ट, और एक और इंपॉर्टेंट इसेंशियल एक्सेप्टेंस को लेके, कभी भी किसी का चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। यार अपन छोरों की क्या आदत होती है कि लड़की की नाम में ही है हाँ,
ये अपनी आदत है कि वो मुस्कुरा रही है हंसी की फंसी, हमने मान लिया कि उसका चुप रहना ही उसकी एक्सेप्टेंस है, जबकि लॉ में ऐसा नहीं है। मियर साइलेंस कैन नेवर बी अ एक्सेप्टेंस अनलेस अनलेस अनलेस। नॉर्मली तो किसी का चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा। क्यों भैया? मैंने आपको ऑफर दिया, आप चुप हो, आप कुछ नहीं बोले, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन यदि ऑफरी ने उसके प्रीवियस कंडक्ट में कहीं भी इंडिकेट कर दिया था कि उसका साइलेंस ही एविडेंस होगा उसके एक्सेप्टेंस का, तो बात अलग है। तो लाइन क्या होगी? अनलेस द ऑफरी इन एनी प्रीवियस कंडक्ट, अनलेस द ऑफरी इन एनी प्रीवियस कंडक्ट has indicated that his silence is the evidence of acceptance। तो फेल्डहाउस वर्सेस बेंडले का केस कोट करके आना अच्छा रहेगा। तो भैया कभी इस पे केस लो आ जाए कि कोई पार्टी को ऑफर दिया, ऑफरी जो है उसने कभी इस पे केस आ जाए कि एक ऑफर दिया गया एक पार्टी को, उस ऑफरी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्या ये एक्सेप्टेंस है? ना। लेकिन ऑफरी अपने कंडक्ट से प्रीवियसली इंडिकेट कर चुका था कि उसका चुप ही उसकी नाम है ही हाँ है, उसका चुप रहना ही एविडेंस है एक्सेप्टेंस का, तो बात अलग है। तो फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले का केस जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मालिक, एक्सेप्टेंस कंडक्ट से हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है, हम जानते हैं कैसे। अगर ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया है वो अपने एक्ट से ही उस ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपको ऑफर दिया कि भैया मैं घर बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में, आपने मुझे 10 लाख का चेक भेज दिया, भैया एक्सेप्टेंस हो गया ये तो ये अपने कंडक्ट से। तो हम लाइन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट इंटेंडेड, When a person performs the act, वो ऑफरी ने ना परफॉर्म कर दिया एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजर एज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। वो एक्ट क्यों कर रहा है भाई? उसको जो परफॉर्मेंस करना था वो कंसिडरेशन उसने आपको प्रोवाइड करवा दिया, एज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। मैंने बोला ना, आपने मुझे 10 लाख का चेक ही भेज दिया, ये 10 लाख का चेक क्या है? आपकी तरफ से दिया गया कंसिडरेशन जो उस प्रॉमिस में आपको परफॉर्म करना था, और आपने पहले ही मुझे 10 लाख का चेक भेज के अपने इंटेंशन क्लियर कर दिया, अपने एक्ट से इंटेंड कर दिया ऑफरर को, मतलब मुझे, प्रपोजर को मतलब मुझे, कि ये जो कंसिडरेशन है जो मुझे देना था, ये लो 10 लाख का चेक, ये कंसिडरेशन ही मेरी एक्सेप्टेंस मान ली जाए। आपका ये चेक आते से ही मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये एक्सेप्टेंस कर दी है। तो दोस्तों ये था इसेंशियल रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस। केस लॉ में कम्युनिकेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केस लॉ में साइलेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर केस बनेगा तो इन दो पॉइंट्स पे जरूर बन सकता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट बन जाए? यार ऑफर का तो बहुत सिंपल है, मैं अगर आपको ऑफर दे रहा हूं तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब वो आप तक पहुंच जाए, मतलब आप उसको सुन लो, पढ़ लो, समझ लो। यस, कि सिर्फ लेटर पहुंच गया और हम मान लेंगे कि ऑफर रीच हुआ, ना ना ना। जब कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी मानी जाएगी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। दो लोग, चिंकी और पिंकी, चिंकी ने एक लेटर डाला किस तारीख को? चिंकी ने लेटर डाला 10 जुलाई को, यहां ऑफर उसने पुटअप किया। पिंकी को मिला पहला केस 15 जुलाई। लेकिन 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 अभी पिंकी ने उसको ओपन नहीं किया, उसको रीड आउट नहीं किया, तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ? क्या लेटर का पहुंच जाना हम मान लेंगे ऑफर कम्युनिकेट हुआ? ना लल्ला, अभी पिंकी के नॉलेज में नहीं आया, तो नॉलेज में आना जरूरी है। तो 15 तारीख को उसने पढ़ा नहीं, तो अभी ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ। 16 जुलाई को उसने इसको पढ़ भी लिया, तो ध्यान रखिएगा ये वो डेट है जब मानेंगे हम कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, तब माना जाएगा ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। अब सर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा? देखो लॉजिकली जब मैं ऑफर देता हूं ना तो सिर्फ मेरा ही एंगल होता है, लेकिन जब एक्सेप्टेंस दी जाती है पिंकी के द्वारा तो दो पार्टीज हैं, एक है पिंकी एक है चिंकी। दो लोग हैं, एक है ऑफरर एक है ऑफरी, दोनों के एंगल से एक्सेप्टेंस एक मोमेंट पे कंप्लीट नहीं होगी। एक्सेप्टेंस पिंकी जैसे ही देगी, उसने 20 जुलाई को एक लेटर पुटअप कर दिया, यहां पर लेटर पोस्ट कर दिया और उसको ट्रांसमिशन में पुटअप कर दिया, मतलब लेटर डाल दिया और पिंकी अब उसको विड्रॉ नहीं करेगी। तो ध्यान से देखिएगा, चिंकी के लिए एक्सेप्टेंस यहीं इसी पॉइंट पे कंप्लीट हो गई 20 जुलाई 11:05 पर। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट हुम? सर अगेंस्ट दी प्रपोजर। क्या बोलोगे इसको? अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट प्रपोजर। क्यों भैया? ऐसा इसलिए कि एक बार यहां पिंकी ने जैसी लेटर पुटअप करा, इसके बाद पिंकी तो विड्रॉ नहीं करेगी। तो अगर आप इसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानोगे तो पिंकी की एक्सेप्टेंस का कोई सेंस बचेगा ही नहीं। कैसे भैया? अगर यहां वाले पॉइंट पे आप एक्सेप्टेंस नहीं मानते हो तो इसका मतलब
ऑफरर यहां भी अपना ऑफर वापस ले सकता है, जबकि पिंकी बोल रही है यार मैं 20 जुलाई को एक्सेप्ट कर चुकी हूं, इसके बाद कोई ऑफरर अपना ऑफर वापस कैसे लेगा? तो क्या करें? पिंकी की एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए हम बोलेंगे कि भैया चिंकी 20 जुलाई के बाद आप अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपके अगेंस्ट, प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस इसी तारीख को कंप्लीट हो चुकी है। अब इंग्लिश में क्या लिखना है? एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया जैसे पोस्ट बॉक्स के डब्बे में, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर, कि अब पिंकी उसको वापस ले सके, ये उसके पावर के बाहर है। तो इंग्लिश वर्ड मेरे साथ साथ बोलो, एज अगेंस्ट दी, क्या बोलोगे? एज अगेंस्ट दी प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर, ये वर्ड चाहिए भैया, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ द सेम। अब वो पिंकी अपना एक्सेप्टेंस वापस ले पाए, इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी भी मैनर में इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। मतलब ऑफरर के लिए, चिंकी के लिए यहीं पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ली गई, सेक्शन 4। चलिए साहब, अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा? लो बताओ, अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या करें? अब अपना केस देखते हैं। 20 जुलाई को उसने लेटर पोस्ट कर दिया पिंकी ने, वो पहुंचा 25 जुलाई 12:15 को किसके पास? वो पहुंचा चिंकी के पास। अब बताओ पिंकी के लिए एक्सेप्टेंस कब मान ली जाए? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। इस मोमेंट पे पिंकी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है 25 जुलाई 12:15। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। ऑफरर को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब तक एक्सेप्टेंस पिंकी के लिए कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन चिंकी के लिए मतलब ऑफरर के लिए यहीं पर ये कंप्लीट हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों करा सर? उसका कारण भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, चिंकी ने 10 जुलाई को ऑफर दिया जो कि पिंकी को मिला 16 जुलाई, पिंकी ने एक्सेप्टेंस दी 20 जुलाई। अब मुझे बताओ कि अगर चिंकी अपना ऑफर वापस लेना चाहे तो उसके पास कितना समय अवेलेबल है? सोचो सर, नॉर्मली ऑफर जब तक उसमें एक्सेप्टेंस ना जुड़ जाए ना तब तक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। तो मुझे बताओ चिंकी के पास कितना टाइम अवेलेबल है अपना ऑफर वापस लेने के लिए? सर इस केस के हिसाब से चिंकी की एक्सेप्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, इसके पहले पहले वो चाहे तो अपना ऑफर वापस ले सकती है। तो भैया ऑफर वापस लेने का टाइम क्या होगा? तो हमारा अगला पॉइंट है टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अपना ऑफर रिवोक करना, कैंसिल करने का टाइम लिमिट कितना होगा? क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो सर विलियम एंसन ने बोला था अब उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो भैया चिंकी के लिए एक्सेप्टेंस कब होती है? तो भैया चिंकी के लिए एक्सेप्टेंस कब होती है? सर 20 जुलाई 11:05। इंग्लिश में सर उसके अगेंस्ट यहां पर ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है, उसके पहले पहले वो चाहे तो अपना ऑफर वापस ले सकती है। मतलब टाइम की बात करें तो देखो, अपना ऑफर वापस लेने के लिए उसके पास यहां से लेके यहां तक का टाइम है। बोलो क्या एग्री करेंगे हम? 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में 11:05 के पहले पहले वो कभी भी अपना ऑफर यहां पे विड्रॉ कर सकती है, इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, एक तो हमने लिखा कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए। इसके बाद हमको पढ़ना है टाइम फॉर रिवोकेशन, सेक्शन 5। एक प्रपोजल कब तक रिवोक हो सकता है? एट एनी टाइम, किसी भी समय। कब तक? सर बिफोर दी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। हो किसके लिए? अगेंस्ट दी प्रपोजर। क्यों भैया? चिंकी 20 जुलाई तक अपना ऑफर वापस ले सकती है, मतलब एक्सेप्टेंस होने से पहले। तो क्या बोलोगे? एट एनी टाइम। हाँ कभी भी ले लो। कब? सर बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो अगेंस्ट दी प्रपोजर। मतलब प्रपोजर के अगेंस्ट एक्शन कब कंप्लीट हो रहा था? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा था? सर 20 जुलाई 11:05 के पहले पहले चिंकी अपना ऑफर वापस ले सकती है, क्योंकि इसके बाद वो बंध गई है, वो बाउंड हो गई है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। तो एज अगेंस्ट दी प्रपोजर वर्ड ध्यान रखिएगा। अब एक्सेप्टेंस वापस कब लोगे? देखो मुझे बताओ, अगर पिंकी की इच्छा है, उसने 20 जुलाई को यहाँ लेटर तो पोस्ट कर दिया, लेकिन उसकी इच्छा है मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले लूँ, तो बताओ कब तक लेंगी? सर उसके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, मतलब 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई 12:15 के पहले पहले वो अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकती है। मतलब उसके अगेंस्ट ऑफरर को जब तक नॉलेज हो, ऑफरर को नॉलेज हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। पिंकी के अगेंस्ट उसके पहले पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकती है। तो ध्यान रखना, ये जो दो चीजें पढ़ी ये आपको क्या बताती है? बेसिकली ये दो चीजें आपको सिर्फ टाइम बताती है। तो लीगल लैंग्वेज क्या होगी? एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड, कभी भी, एट एनी टाइम, वापस वही वर्ड, बिफोर दी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये पूरा का पूरा लाइन सेम है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट किसके अगेंस्ट?
मेन वर्ड है एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, ऊपर वर्ड था एज अगेंस्ट दी प्रपोजर। चलो अब याद करने की बात करते हैं, देखो ध्यान से, दोनों में सब कुछ सिमिलर है, क्या चेंज है ध्यान से देखना। यहाँ वर्ड है प्रपोजल, यहाँ वर्ड है एक्सेप्टेंस, बाकी देखो पूरा सेम है। मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब चेंज, ऊपर लिखना है एज अगेंस्ट दी प्रपोजर और नीचे लिखना है एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, इतनी सी बात। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मुझे बताओ, चिंकी सोच रही है कि मैं अपना ऑफर 22 जुलाई को वापस ले लूं, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या उसके पास ये समय अवेलेबल है, ये टाइम अवेलेबल है? ना ना ना, उसके पास 20 जुलाई तक का ही टाइम था। पिंकी सोच रही है मैं अपनी एक्सेप्टेंस 26 जुलाई को वापस लेना चाहती हूँ। पिंकी को 26 जुलाई को याद है एक्सेप्टेंस वापस लेना है। क्या पिंकी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले पाएगी? ना, उसके पास ये टाइम अवेलेबल नहीं है। यदि चिंकी सोचती है मैं तो अपना ऑफर वापस लेना चाह रही हूँ और उसको ये बात दिमाग में आ गई 15 जुलाई को, बोलो भैया, और यहीं पे उसने एक लेटर पोस्ट कर दिया कि मैं अपना ऑफर रिवोक करती हूँ, बोलो क्या ये टाइम सही है ऑफर को वापस लेने का? बिल्कुल सही है। क्यों? उसके पास 20 जुलाई तक का टाइम था, उसके ऑफर पे अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। सर पर आजकल तो पोस्ट से होता ही नहीं है कुछ भी। भैया आजकल की बात अलग है, 1872 का ये एक्ट है। तो हम जो ये केस समझ रहे हैं ये कौन सा समझ है? जब पोस्ट ऑफिस चलते थे, अब आजकल तो ईमेल है यार, फोन है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल ये रूल इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन क्या बड़े एग्रीमेंट्स हमेशा आज भी रजिस्टर्ड कुरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजे जाते हैं? यस, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स की लीगली जो है सिर्फ मेल पे अभी होने लग गए, वैसे ई कॉन्ट्रैक्ट्स होने लग गए, फिर भी मोस्टली हम लीगल प्रोसेस के थ्रू बकायदा उसको पहले पोस्ट करते हैं ताकि प्रूफ हो कि हमारा ऑफर वहां तक गया था। पिंकी 25 जुलाई के पहले अपना एक्सेप्टेंस रिकॉल, विथड्रॉ, रिवोक कर सकती। तो भैया पहले रिवोक करें कि पहले टाइम देखें? सोचो सर, पहले टाइम देखना पड़ेगा कि इनके पास समय भी अवेलेबल है क्या इनके पास करेक्ट टाइम अवेलेबल है क्या कि अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस ले पाए। तो मैंने आपको इसीलिए ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं पढ़ाया, मैंने पहले आपको पढ़ाया टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहले समय तो देख लो भैया, क्योंकि एक बार अगर ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ गया तो ये लीगल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ना तो ऑफरर अपना ऑफर ले सकता है, ना ही एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस। तो लाइन क्या है? बहुत सिंपल, ऊपर प्रपोजल लिखना है, नीचे एक्सेप्टेंस लिखना है, या एज अगेंस्ट दी प्रपोजल लिखना है, या एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर लिखना है। बीच की लाइन can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete। पहला against the proposer, दूसरा against the acceptor। तो मालिक अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए लिखने में। तो टाइम देख लेना डेट वाइज, कितना टाइम अवेलेबल है, उस टाइम के पहले पहले अगर आपने विड्रॉ किया वैलिड है, उसके बाद विड्रॉ करने जाओगे नॉट पॉसिबल। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, चिंकी ने 15 जुलाई को डिसाइड किया कि मैं अपना ऑफर वापस लेना चाहती हूँ, बोलो सही कर रही है गलत कर रही है? सर सही कर रही है। अब उसने इसी दिन लेटर डाल दिया, हो सकता है वो लेटर पिंकी को 21 जुलाई को मिले, लेट 21 तारीख के इवन बाद में। लेकिन मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, चिंकी के पास टाइम अवेलेबल है या नहीं? सर बिल्कुल है। उसने 15 जुलाई को अपना ऑफर लिया, उसके पास अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई थी, 20 जुलाई को आई थी वो, तो अभी वो अपना ऑफर वापस रिवोक कर सकती है। और उसने 15 जुलाई को जो लेटर डाला, भले ही वो पिंकी को 21 जुलाई को मिले, मुझे बताओ ये ऑफर का रिवोकेशन वैलिड है या नहीं? सर ये वैलिड है। दो कारण, पहला टाइम अवेलेबल था, यस। दूसरा उसने तो लेटर पोस्ट कर दिया था ना, तो मान लिया जाएगा उसकी तरफ से ये ऑफर रिवोक हो चुका था। इसी तरह पिंकी ने सपोज 23 जुलाई को डिसाइड किया कि मैं तो अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर रही हूं, तो पहला क्वेश्चन, क्या पिंकी का ये विड्रॉल टाइम सही है? यस, 25 जुलाई के पहले पहले वो कर सकती है। भले ही ये लेटर चिंकी को 25 के बाद मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगला क्वेश्चन, टाइम फॉर रिवोकेशन चेक करने के बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? बहुत सिंपल, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन अपना ऑफर या अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा है, वो जैसे ही उसको ट्रांसमिशन में डालेगा, मान लिया जाएगा उसकी तरफ से उसका ऑफर या उसकी एक्सेप्टेंस विथड्रॉ हो चुकी है। लेकिन पहले चेक कर लेना उसके पास टाइम अवेलेबल था या टाइम अवेलेबल नहीं था। तो लीगल लैंग्वेज क्या है मालिक? लीगल लैंग्वेज बहुत सिंपल है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल या एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो सकता है, इज कंप्लीट। पहला, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जो भी अपना ऑफर वापस ले रहा है या जो भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा है, उसके लिए तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन तुरंत कंप्लीट होगा व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो की वही लाइन जो आपने ऊपर लिखी, टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर, क्या बोलोगे? सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। सपोज ऑफरर ने अपना ऑफर वापस लिया, तो क्या बोलेंगे?
उसने अगर ऑफर वापस लिया और जैसी लेटर ट्रांसमिशन में डाला, मान लिया जाएगा कि उसका ऑफर रिवोक हो चुका है। जिसको दिया गया, जैसे कि एक्सेप्टर, उसको कब मालूम पड़ेगा? व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। बहुत सिंपल लाइन, बहुत सिंपल लाइन। बट रिवोकेशन से पहले भैया टाइम जरूर चेक कर लेना कि उसके पास सही टाइम है, तो ही ये रिवोकेशन हो पाएगा, वरना नहीं। तो मान लीजिए ये थे आपके दो सेक्शन, सेक्शन 4, सेक्शन 5। एक था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक था रिवोकेशन का टाइम और एक था रिवोकेशन करना कब वैलिड होगा। टाइम देखने के बाद देखना, जैसे ही रिवोक कर दोगे विद इन द टाइम मान लिया जाएगा आपकी तरफ से ऑफर या एक्सेप्टेंस रिवोक हो चुका है, भले ही दूसरी पार्टी को ये बाद में मिले। आखिरी क्वेश्चन सर, ये भी आता है इंपॉर्टेंट 6 नंबर में कि ऑफर कैसे कैसे रिवोक होता है। बहुत सिंपल यार, पहला नोटिस कर दो ना कि मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूं, ओके। दूसरा टाइम भी दिया, मैंने अपना ऑफर दिया, उसमें लिखा था 7 दिन के अंदर मुझे जवाब देना। 7 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया, तो अगर वो नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम में ऑफर लैप्स। और अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं था तो भैया रीजनेबल टाइम में जवाब दोगे। केस का नाम ध्यान रखना, राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मोंटी फायरो। तीसरा, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन विच इज प्रेसिडेंट टू माय एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर में साफ साफ लिखा था, अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट होना, मुझे 50% एडवांस का चेक चाहिए। आपने हाँ तो किया, लेकिन एडवांस का चेक नहीं भेजा, मेरा ऑफर वहीं पे लैप्स हो गया। तो अगर एक्सेप्टर फेल हो जाता है टू फुलफिल अ कंडीशन विच इज प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, ऑफर विल रिवोक्ड, ऑफर विल बी रिलैप्स। सेक्शन 6, डेथ ऑन इंसेनिटी सिंपल केस, काउंटर ऑफर सिंपल केस, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड या यूजुअल मोड, मोड गलत है। आखिरी, बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। ये था आपका चैप्टर नंबर 1, जिसमें से एक क्वेश्चन की हमेशा पॉसिबिलिटी है 6 to 7 मार्क्स का, और बहुत इजी पॉइंट है। आई होप आपको ये याद हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, हाथों हाथ कवर कीजिएगा। इस 20 डेज में आपका लगभग सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कंसिडरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, और वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन उसमें से हमेशा हमेशा आता है। अपना ध्यान रखिएगा, फिर से मिलेंगे। राधे राधे।